हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज मैथ्स ऑप्शनल के सीरीज में वी आर गोइंग टू डिकोड द कंप्लीट पेपर वन। ठीक, पेपर वन के अंदर में जो आपके 6 टॉपिक्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उस पूरे के पूरे सिलेबस को अगर मुझे कवर करना है तो व्हाट आर द बुक लिस्ट विच आर अवेलेबल टू अस। ठीक, तो हम लोग सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट बुक लिस्ट। अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है तो फिर वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, कौन कौन से बुक्स को वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ माय ईमेल आईडी ankit.tiwari@studiiq.com। आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल AT_UPSC_maths। इसमें ATHS इज स्मॉल, बाकी सारे के सारे आपके इसमें कैपिटल लेटर्स में है। ठीक, तो देखिए बुक लिस्ट डिस्कस करने से पहले सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या होता है कि वाई मैथ्स ऑप्शनल। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि सर वाई मैथ्स ऑप्शनल, वाई वन शुड टेक मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कोरिंग पोटेंशियल। ठीक, द सब्जेक्ट इज फैक्चुअल एंड लॉजिकल रादर देन ओपिनियन बेस्ड और सब्जेक्टिव। तो जो मैथ्स का ऑप्शनल है, ठीक, इट इज फैक्चुअल एंड लॉजिकल। ठीक है, ओपिनियन बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर 300+ मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इजी। ठीक, और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? द सिलेबस ऑफ मैथ्स ऑप्शनल इज स्टैटिक इन नेचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। You only need to go for revision. The more you revise, the chances of getting this 300+ marks increases. इसके अलावा इट ऑल्सो ब्रेक्स द मोनोटोनिसिटी फ्रॉम द जीएस प्रिपरेशन। ठीक, तो ये कुछ रीजंस है। ठीक, और सबसे बड़ा रीजन जो है वो स्कोरेबिलिटी का है। और स्कोरेबिलिटी का रीजन ये है कि जो मैथ्स का पेपर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल इन नेचर, क्योंकि टॉपिक्स वेल डिफाइंड है, सिलेबस वेल डिफाइंड है। ठीक, सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे, उसको कवर करने के लिए सोर्सेस या बुक्स वेल डिफाइंड है। ठीक, और उन बुक्स के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं मोस्टली वही रिपीट होते हैं। तो अगर आप एक करेक्ट अप्रोच के साथ इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हो और क्विक रिवीजन हमेशा करते रहते हो तो काफ़ी आसान होता है स्कोर करना। ठीक, बट हाँ, रिवीजन करना ये आपको बहुत बेटर तरीके से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा कि हाउ टू रिवाइज द सिलेबस इफेक्टिवली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, तो ये तो हो गया रीज़न। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, वाई मैथ्स ऑप्शनल, तो जो यूपीएससी ने डेटा रिलीज किया था उस डेटा में मैंने उन ऑप्शनल्स को सेलेक्ट किया जिसमें 250+ एस्पिरेंट्स पेपर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखें 250+ का, तो ये ऑप्शनल्स है, दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल जहाँ पे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो 250+ है। और अगर आप इन बड़े ऑप्शनल्स में लाइक एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिलोसफी, PSIR, पब एड, सोशियोलॉजी, इसमें अगर कंपेयर करें तो जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का है, 9.7%। 9.7%। आई थिंक ये 2022 या 2023 का डेटा है। ठीक, लेटेस्ट डेटा यूपीएससी ने रिलीज नहीं किया है, तो जो लेटेस्ट आपका रिलीज डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो हाईएस्ट सक्सेस रेशियो जो है वो मैथ्स का है। ठीक, एंड अगर मैं 2024 का भी रिजल्ट देखूं, ठीक, तो ये एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है, दिस इज एन इंडिकेटिव लिस्ट। अभी और भी स्टूडेंट्स जैसे हमें पता चलेगा हम इसमें ऐड करते जाएंगे लिस्ट में, बट इतने सारे स्टूडेंट्स ने यूपीएससी 2024 क्रैक किया है विथ मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल, विथ मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल। तो ये कुछ डेटा थे जिनके थ्रू मैं ये प्रूव करना चाह रहा था कि वाई इट इज़ वेरी एडवांटेजियस टू टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक, जिन्होंने बीएससी या एमएससी किया है मैथ्स बैकग्राउंड से ही। ठीक, और जिनका 12th तक के कैलकुलस वाला पोर्शन, ठीक, अगर आपने 12वीं के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है तो जो कैलकुलस है, बेसिक कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उसमें कमांड चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो यस, यू कैन टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल, यू कैन टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं सेशन को। तो पेपर 1 मैथ्स ऑप्शनल में आपके 2 पार्ट हैं, दैट इज पार्ट 1 which contains linear algebra, second one is your calculus, and third one is your solid geometry। और पार्ट 2 जो है आपके सिलेबस का, इसमें पूछा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस एंड
द लास्ट वन इज योर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक, तो ये 6 टॉपिक्स है मेरे पास पेपर 1 में। ठीक, अब अगर मैं इन टॉपिक्स पे चलूं, ठीक, एक और पॉइंट आपको मैं बता देता हूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि यूपीएससी जनरली जो क्वेश्चन पूछता है, एक तो होता है 10 मार्कर, एक होता है 15 मार्कर, और कभी कभी दे विल आल्सो आस्क दिस 20 मार्कर क्वेश्चन। ठीक, तो 10 मार्कर आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो खासकर कंपलसरी वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाते हैं। ठीक, और जनरली आपका जो 15 और 20 मार्कर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक के और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक के, वहां पे ये 15 और 20 मार्कर के क्वेश्चंस बनते हैं। इस टाइप के लिए क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना आसान रहता है क्योंकि टॉपिक्स जो है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं। 10 मार्कर के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक, बट जो 15 और 20 मार्कर है, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस नहीं कवर करना है, आपको पूरा सिलेबस एंड टू एंड कवर करना है। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर ये टॉपिक्स में 15 और 20 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करूंगा, उन टॉपिक्स पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करूंगा। तो दिस इज माय फर्स्ट सिलेबस लीनियर अलजेब्रा। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर स्पेस एंड द सेकेंड पार्ट इज योर मैट्रिसेस। ठीक, द फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर स्पेस एंड द सेकेंड पार्ट इज योर मैट्रिसेस। ठीक, अब अगर मैं बुक की बात करूं, सिलेबस पे बाद में आएंगे, बुक में आपके पास 2 किताबें अवेलेबल हैं। एक है कृष्णा सीरीज मैट्रिसेस नाम से, ठीक, एक है आपकी कृष्णा सीरीज विद द नेम मैट्रिसेस, और एक है आपकी लीनियर अलजेब्रा कृष्णा सीरीज, सेम पब्लिकेशन। ठीक, तो ये जो लीनियर अलजेब्रा वाली बुक है, यहाँ पर मैट्रिसेस नहीं है, ये एक्चुअली किताब है वेक्टर स्पेस की। ठीक, और आई थिंक इस बुक का आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। पूरी बुक छोटी सी बुक है, 2 चैप्टर आपके काम के हैं। कौन कौन सा सिलेबस कवर करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बट यहाँ से आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और यहाँ से आपको 5-6 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस बुक से। बहुत सिंपल बुक है। ठीक, यू कैन कंप्लीट दिस बुक इन वन वीक, मतलब टोटल जो है आपका 12 से 13 दिन में लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक, अब अगर मैं सिलेबस पे आऊँ, सबसे पहले मैट्रिसेस से शुरू करते हैं। ठीक, मैट्रिसेस में 10 और 15 आपके 15 और 20 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये वाला मेथड आपको सीखना है, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म टेक्निक। ठीक, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म टेक्निक, वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पे होमोजीनस एंड नॉन होमोजीनस, ये दोनों पार्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। कई बार यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक, वेरिफिकेशन ऑफ दिस कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसका प्रूफ कभी नहीं आएगा। ठीक, बाकी आपका जो भी पोर्शंस है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये भी आपका पूछता है ईगन वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से। एक डायरेक्ट डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है, बट हाँ मुझे पता होना चाहिए। तो ये हुआ मेरा मैट्रिसेस वाला पोर्शन। ठीक, किताब कौन सी है? मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज। अब अगर मैं वेक्टर स्पेस वाले पार्ट में जाऊं, ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन आपके एक तो इधर से बनते हैं, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। याद रखना, ये वाला पार्ट सीखने के लिए भी आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आने चाहिए, और उसके लिए आपको रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आना चाहिए। ठीक, तो शुरुआत मैट्रिसेस से करना है, वेक्टर स्पेस से मत करना कभी भी। ठीक, यहाँ पे जो टेक्निक सीख रहे हो वो यहीं पर काम आएगा। ठीक, कंसेप्ट ऑफ सब स्पेसेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायमेंशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक, एंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 15 मार्क वाले टॉपिक कौन से हैं? पहला ये, दूसरा ये, और यहाँ पर कभी कभी 10 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि सब स्पेसेस और बेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक आप रैंक नलिटी थ्योरम नहीं समझ सकते। बट क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? क्वेश्चन वही टॉपिक से आ रहे हैं जहां से 15 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां पर मेथड थोड़ा लेंदी हो। ठीक, तो इसके लिए वेक्टर स्पेस के लिए मैं किताब आपको बता चुका हूँ, दैट बुक इज लीनियर अलजेब्रा बाय कृष्णा सीरीज। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, मैं आपको लिखने का समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये पीपीटी आप इस टेलीग्राम चैनल से बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा।
ठीक है, इस टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ से आप पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। सेकेंड टॉपिक इज योर कैलकुलस। ठीक, इसके लिए मेरे पास बुक कौन सी है, इसके बाद मेरे पास दो बुक है। इधर आप एस चांद पब्लिकेशन की डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों बुक फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो किताब पढ़ना होगा, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस अलग से है, इंटीग्रल कैलकुलस अलग से है। ऑथर इज शांति नारायण, ऑथर इज शांति नारायण। अदरवाइज अगर आपको ये एस चांद पब्लिकेशन की किताब नहीं पढ़नी है तो यू कैन ऑल्सो फॉलो कृष्णा सीरीज, यू कैन ऑल्सो फॉलो कृष्णा सीरीज। ठीक है, कृष्णा सीरीज की भी दो अलग किताब आती है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस की, वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड अनदर वन इज योर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पब्लिशर की बुक ले सकते हो। अब यहां पर क्या है, सिलेबस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखो पहला वाला जो पार्ट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस का, और सेकेंड वन इज योर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, ये जो पूरा का पूरा पहला पार्ट है ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे है, जो आपको 12th का बेसिक सिखा रहा है। लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। मीन वैल्यू थ्योरम में से एक ये वाला पोर्शन है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक, टेलर्स थ्योरम वगैरह उतना नहीं पूछा जाता, यहाँ पर पूछा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जो 1 पावर इन्फिनिटी, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये वाले जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उस पर लिमिट फाइंड करना। तो ये जो है सिंपल क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के, ये जो होते हैं आपके सिंपल क्वेश्चंस 10 मार्कर। ठीक, मैक्सिमा मिनिमा भी वन वेरिएबल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछेगा वन वेरिएबल में तो वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। ठीक, अगर पूछेगा यहाँ से तो वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा। ठीक, कर्व ट्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट डिफरेंशियल कैलकुलस में जो पूछेगा वो पूछेगा फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। यहां से आपको बोलेगा लिमिट फाइंड करिए, कंटिन्यूटी चेक करिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करो। ठीक, यूलर्स थ्योरम। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का एक टेक्निक होता है, दैट इज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक, तो ये है यहां से इंपॉर्टेंट पोर्शन। डिफरेंशियल कैलकुलस से अगर क्वेश्चन आना होगा 10 आपका 15 और 20 मार्क्स का, तो वो आएगा फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स पे। मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर वाला मेथड, लिमिट कंटिन्यूटी फाइंड करना, तो आपको फोकस इस पार्ट पे करना है। बट ये पार्ट आप तभी समझ पाओगे जब मेरा फर्स्ट पार्ट जो बेसिक वाला पोर्शन है वो क्लियर हो। ठीक, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 और 3 वेरिएबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल पे पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अगर 1 वेरिएबल पे पूछ रहा है, जैसे इस साल पूछा था, तो फिर वो वर्ड प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा कैलकुलस पोर्शन। आप इस किताब से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हो। सेकंड जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इस चीज़ ध्यान रखना कि कृष्णा सीरीज और इस किताब में भी जो शुरू के 4-5 चैप्टर्स हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आप क्लास 12th में पढ़े थे उस पर बेस्ड है। ठीक, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर एक पर्टिकुलर टाइप के लिए प्रॉपर सब्सटीट्यूशन क्या होता है, वो सारे टॉपिक्स हैं, तो वो आपके कोई यूज़ के नहीं है। इसलिए मैं जितना सिलेबस में आपको टिक कर रहा हूँ, आपको वही पोर्शन पढ़ना है। ठीक, ये आधी किताब मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक, सेम विथ कृष्णा सीरीज ऑल्सो, उसमें भी जो स्टार्टिंग की आधी बुक है वो मेरे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पूछे जाते। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा जाता है, सर राइमन डेफिनेशन पूछता है, बट ये अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपको कैलकुलस की किताब में नहीं मिलेगा। ये वाला टॉपिक आपको मिलता है रियल एनालिसिस की बुक में। ठीक, तो रियल एनालिसिस का ओवरलैपिंग सिलेबस है, तो इसको अभी इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, इनडेफिनेट इंटीग्रल सिलेबस में मेंशन है बट पूछते नहीं है। तो आपका इंटीग्रेशन कहाँ से चालू होगा, ये चालू होगा इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक, ये कृष्णा सीरीज में गिवन भी है। और इसके साथ ये वाला पोर्शन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, याद रखना इवैल्यूएशन टेक्निक ओनली, इसको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसके साथ साथ इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर, बस यही दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्योंकि रियल एनालिसिस में हम लोग राइमन डेफिनेशन पढ़ लेंगे बाद में, इसको कैलकुलस के साथ कवर नहीं करेंगे। विल नॉट कवर दिस टॉपिक विद कैलकुलस। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनालिटिक ज्योमेट्री। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनालिटिक ज्योमेट्री। देखो एनालिटिक ज्योमेट्री में आपके पास दो किताबें अवेलेबल हैं। एक तो आप पीएन चैटर्जी की बुक रेफर कर सकते हो,
ठीक, एक है आपकी कृष्णा सीरीज। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको एक ही किताब यहाँ पर रिफर करनी है तो प्लीज रिफर पीएन चैटर्जी, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, ये वाली बुक में भी जो क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस वो इसी किताब से लिए गए हैं। यूपीएससी भी जो पेपर सेट करता है, काफी सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 85 to 90% क्वेश्चन, डेटा भी नहीं चेंज होता, सीधा सीधा यहीं से आता है। ठीक, तो फॉर सॉलिड ज्योमेट्री यू कैन रिफर ओनली वन सोर्स, दैट इज पीएन चैटर्जी। इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। ठीक, अब यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आऊं तो आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स यहां पर मत पढ़ना, ये हम लोग वेक्टर कैलकुलस में कवर करेंगे। सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, कैनोनिकल फॉर्म, सब चीज छोड़ दीजिए, फोकस करिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइनिंग, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्क्यू लाइन्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कोन सिलेंडर, ये कोन सिलेंडर में राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये वाला पोर्शन पढ़ लेना। ठीक है, कोन और सिलेंडर मिला के सवाल पूछते थे, बट अभी वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। ठीक, अदरवाइज एक प्लेन से क्वेश्चन आता था, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्फीयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोन सिलेंडर हमेशा मिलाकर पूछते हैं, और लास्ट सेक्शन जो आपका होता है वो होता है कोनिकॉइड्स। द लास्ट सेक्शन इज योर कोनिकॉइड्स विच इंक्लूड पैराबोलॉइड, इलिप्सॉइड एंड हाइपरबोलॉइड। ठीक, तो यहाँ पर आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्फीयर, कोन सिलेंडर को मैं एक मान रहा हूं, और फिर आपका आता है कोनिकॉइड्स। ठीक, यहाँ पे आता है आपका कोनिकॉइड्स, कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इस किताब में गिवन है। ठीक, वो इस किताब में गिवन है, दैट इज पीएन चैटर्जी। तो ये तो हो गया मेरा पार्ट 1, पेपर 1 का पार्ट 1 कंप्लीटेड। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 पे। व्हाट इज पार्ट 2? सर पार्ट 2 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। इसके लिए आपको 2 किताबें पढ़नी है, पूरा का पूरा सिलेबस इस किताब में अवेलेबल है। बट ये जो आखिरी पोर्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जहां से 1, 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ठीक, तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक लेनी पड़ेगी बाय द सेम ऑथर, MD राय सिंघानिया। ठीक, बट देखो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर वहां पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हो तो आप उस अपनी स्टैंडर्ड बुक से भी कवर कर सकते हो। ये कुछ बहुत डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि एप्लीकेशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो क्वेश्चन का नेचर एक ही टाइप का है। ठीक, अब अगर यहां पर आओगे ओडीई में, तो ओडीई में ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, फॉर्मुलेशन हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गई, क्लेरॉट्स इक्वेशन हो गया, ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बर्नौलीज इक्वेशंस हो गए, यहां से मोस्टली 10 मार्कर क्वेश्चन ही आएगा। तो ये जो पहला पैराग्राफ है मेरा, यहां से 10 मार्कर पूछ सकते हैं। ठीक, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्कर का। मेजॉरिटी क्वेश्चंस कहां से आते हैं? सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, इसमें मैं CF प्लस PI फाइंड करता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको सीखना है। उसके बाद से एक आता है वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक, देखो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपको पढ़ना है, होमोजीनस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, नॉन होमोजीनस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये तो हो गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला। अब वेरिएबल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं। एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करने से जो मेरा वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो कई बार कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाता है। दिस मेथड इज नोन एज यूलर्स कॉशी मेथड। दिस मेथड इज नोन एज यूलर्स कॉशी मेथड, कि वेरिएबल कोएफिशिएंट में एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया तो पूरा टेक्निक ऊपर वाला ही लगता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं यूलर्स कॉशी। और कई बार सब्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं होता, तो फिर आपको ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक, तो यहां पर 10-15 मार्कर क्वेश्चन कहां से आएंगे? टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 से। टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3। ठीक, तो एक 10 मार्कर यहां से आ जाएगा, यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 1 क्वेश्चन मिल जाता है इधर से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक, तो याद रखिएगा, ये बुक के जो शुरू के 4 से 5 चैप्टर हैं, इतना ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस इसी में आ जाता है। MD राय सिंघानिया का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एडिशन आप कोई भी ले लीजिएगा, डजंट मैटर। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो बुक है ये बुक बहुत बड़ी किताब है, क्योंकि इस बुक से मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कवर करूंगा। ठीक, इस किताब की लेंथ देख के मत घबरा जाना,
आपको सिर्फ शुरू के 4 से 5 चैप्टर पढ़ने हैं और वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो यहाँ पर मेंशन है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। तो दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक। लेट अस मूव टू डायनामिक स्टैटिक पे थोड़ी देर बाद आएंगे। लेट अस मूव टू दिस वेक्टर एनालिसिस। लेट अस मूव टू दिस वेक्टर एनालिसिस। अब वेक्टर एनालिसिस में आपके पास एक किताब अवेलेबल है, दैट इज कृष्णा सीरीज वेक्टर कैलकुलस। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यू ओनली नीड टू डू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक, और प्रैक्टिस भी मोस्टली कौन से टॉपिक्स की करने हैं? अगर 10 मार्कर क्वेश्चन की बात करूं तो द कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस एंड द कंसेप्ट ऑफ कर्ल। ठीक, सबसे पहले आप क्या सीखोगे यहाँ पे? डेल ऑपरेटर के बारे में, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। ठीक, अब इसको मैं किस डिफरेंट तरीके से यूज करूं? कभी डॉट प्रोडक्ट लूंगा एक वेक्टर के साथ, कभी एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से कर्ल मिलता है, डॉट प्रोडक्ट लेने से डाइवर्जेंस मिलता है। ठीक, और अगर एक स्केलर पे ऑपरेट करूंगा डेल ऑपरेटर को तो मुझे ग्रेडियंट मिलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको पहले कवर करना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन कहां से आते हैं? इसके बाद क्वेश्चन यहां पर 15 और 20 मार्कर बनते हैं गॉस थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से और ग्रीन्स आइडेंटिटी से। ठीक, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स आइडेंटिटी। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, स्टोक्स, ग्रीन और गॉस। ठीक, तो यहाँ पर आपका आखिरी के जो 2 चैप्टर है वो उसी पे फोकस करते हैं। तो ये आप वेक्टर कैलकुलस से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। बट कृष्णा सीरीज में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये वाला पोर्शन नहीं गिवन है, सेरेट फ्रेनेट्स फॉर्मूला। ठीक, तो इसके लिए आप शॉम सीरीज रेफर कर सकते हो। ठीक, वेक्टर कैलकुलस की एक किताब आती है शॉम सीरीज करके, शॉम्स पब्लिकेशन की। तो आप सिर्फ सेरेट फ्रेनेट्स फॉर्मूला और ये वाला जो है कर्व इन स्पेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ टॉर्शन, ठीक है, इन 2 टॉपिक के लिए, बिकॉज ये 2 टॉपिक आपके कृष्णा सीरीज में कवर नहीं है। ठीक, तो ये 2 टॉपिक है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो या अलग सोर्सेस से, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट बाकी टॉपिक के लिए कृष्णा सीरीज ही रिफर करना। क्यों? क्योंकि जो इंडियन ऑथर की किताबें होती हैं उनमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जस्ट टू फाइंड द आंसर। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए वेक्टर कैलकुलस को हम लोग अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया वेक्टर एनालिसिस, ये वेक्टर कैलकुलस। द लास्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स मैंने बताए अभी, ठीक, हर एक सीरियस एस्पिरेंट उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है सेल्फ प्रिपरेशन में। बट यहाँ पर क्या होता है, डायनामिक्स और स्टैटिक्स में अप्रोच गलत लगाते हैं, इसलिए काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो अगर आप इसके क्वेश्चन सही बना रहे हो तो वो 10 नंबर जो आपको मिल रहा है, देखो एक तो हो गया मेरे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना, तो ये आप भी बना लोगे, आपका जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी बना लेंगे आसानी से। तो मार्क्स तो दोनों को 10 मार्क्स मिल जाएंगे, बट जो बीच का जो गैप है, जो रैंक डिसाइड कर रहा है, वो यहां से नहीं आता। ये जो इजी टॉपिक है ये सिलेक्शन इंश्योर करते हैं, जो इजी टॉपिक होते हैं वो सिलेक्शन इंश्योर करते हैं। रैंक कौन इंश्योर करता है? रैंक इंश्योर करता है आपका डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दिस इज स्टैटिक्स, दिस इज डायनामिक्स। ठीक, किताबें कौन सी रिफर करनी है? आपके पास 2 बुक्स हैं, दोनों आपको रिफर करना है, कृष्णा सीरीज स्टैटिक एंड कृष्णा सीरीज डायनामिक्स। ठीक, कृष्णा सीरीज स्टैटिक एंड कृष्णा सीरीज डायनामिक, इसको आपको रिफर करना है। 2 अलग अलग किताबें हैं। कृष्णा सीरीज इसी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वही एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, इसी टॉपिक के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कहां से यहाँ पर, या मैं सीख रहा हूं तो मुझे कहां पे फोकस करना है? देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले स्टैटिक से शुरू करता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपको क्या चीज सीखनी है? ठीक, यहां पर आपको सीखना है फोर्सेस को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे उसको मैं रिजॉल्व करूं, फोर्सेस को वाई एक्सिस के अलोंग कैसे रिजॉल्व करूं, एंड मोमेंट कैसे फाइंड करूं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये 3 चीज अगर आप सीख लिए तो आपको स्टैटिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, एक्स और वाई, वो एंगल का कॉस लेते हैं, एंगल का साइन लेते हैं, तो मुझे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स मिल जाता है। एक मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है रेडियस वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, आर क्रॉस एफ। ठीक, तो कब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव सेंस लेंगे, कब क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे, अगर ये 3 चीज पे आपने सीख लिया, आप सीख लिए कि सर इनको कैसे लिखना है, तो स्टैटिक्स की प्रॉब्लम खत्म है। स्टूडेंट चैलेंज इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उनको वो 3 बेसिक चीजें नहीं आती। ठीक, तो सबसे पहले ये सीखना है
ठीक। पोटेंशियल एनर्जी वगैरह लिखना सीख जाना, क्योंकि ये इसमें भी काम आता है, मैकेनिक्स वाले पोर्शन में भी। ठीक। कॉमन कैटेनरी सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं सर? पहला तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर वर्चुअल वर्क, एंड द थर्ड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन वगैरह उतना नहीं पूछता है। अगर मुझे 3 टॉपिक कवर करने हैं यहाँ से, तो मैं क्या कवर करूँगा? इक्विलिब्रियम 2 डायमेंशनल वाला, वर्चुअल वर्क, और आपका स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, कि मेरा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, ये क्या कंडीशंस हैं। ठीक। इसमें यहाँ पे डेरिवेशन नहीं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम का, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो याद रखिएगा, सारी चीजें, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इस किताब में गिवन है। ठीक है, वो इस बुक में गिवन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 5-5, 10-10 सॉल्व एग्जाम्पल करने, उनको रिवाइज करना है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक। ये तो हो गया स्टैटिक्स। अगर डायनेमिक्स की बात करें, तो डायनेमिक्स में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं? डायनेमिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में भी उतने सवाल नहीं है। 1 डायमेंशनल मोशन में अगर यूपीएससी को पूछना है तो वो एसएचएम के सवाल पूछ सकता है। ठीक। 2 डायमेंशनल मोशन में अगर यूपीएससी को सवाल पूछना है तो वो प्रोजेक्टाइल का सवाल पूछ सकता है, प्लस प्रोजेक्टाइल के साथ साथ कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? एसएचएम पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, और कंस्ट्रेंट वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना है। ठीक। वर्क एंड एनर्जी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आना चाहिए, केपलर्स लॉ भी ठीक है, बट ये तीसरा टॉपिक है सेंट्रल फोर्सेस। द थर्ड टॉपिक विच यू शुड स्टडी इज सेंट्रल फोर्सेस। ठीक। ये सारी चीजें गिवन है यहाँ पर इस डायनामिक्स की बुक में। ठीक है, कृष्णा सीरीज डायनामिक्स बुक में क्या पढ़ना है? एसएचएम, प्रोजेक्टाइल, कंस्ट्रेंट मोशन एंड सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस पढ़ोगे तो केपलर्स लॉ वहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक। सेंट्रल फोर्सेस पढ़ोगे तो आपका केपलर्स लॉ कवर हो जाता है। मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड द लॉ ऑफ द फोर्स, कि मतलब जो फोर्स है वो डिस्टेंस के कितना प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किस पावर के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दिस इज माई स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक। यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस, अगर मैं एक साथ आपको बुक्स दिखा दूं तो दिस इज योर वेक्टर कैलकुलस कृष्णा सीरीज, कृष्णा सीरीज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आपका एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेम किताब पीडीई भी कवर करता है। ठीक। तो जब पेपर 2 की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अलग से इस टॉपिक के लिए बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। ये एडवांस डिफरेंशियल एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। इसके अलावा ये हो गया मेरा एनालिटिक्स। सॉलिड ज्योमेट्री में ओनली प्रेफर दिस बुक, पीएन चैटर्जी। कैलकुलस में आपके पास ऑप्शन है। ठीक। या तो आप कृष्णा सीरीज ले सकते हो या आप एस चांद पब्लिकेशन ले सकते हो, इट इज अप टू यू। एंड दिस इज माय लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में 2 किताब पढ़नी पड़ेगी, ये मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने,